नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और विशाल खबर के चर्चित चेहरे कार्यक्रम में आज हमारे बीच मिठाई लाल जी चौरसिया जी हैं। मिठाई लाल चौरसिया मध्य प्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ के वाइस चेयरमैन रह चुके हैं। तमाम बसंत और तमाम दिवाली इनने राजनीति में ही गुजारी। आज हम इनसे इनके राजनीतिक सफ़र को लेकर के बातचीत करेंगे कि इनके जीवन का राजनीतिक सफ़र कैसा रहा और इनने अपने पूरे राजनीतिक सफ़र में क्या क्या देखा और क्या क्या बीती इनके ऊपर। तो चौरसिया जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। आप ने अपना जो राजनीतिक सफर शुरू किया वो कांग्रेस से शुरू किया, तो कांग्रेस में आपने कब राजनीतिक सफर शुरू किया और कांग्रेस में आप कितने साल तक रहे? सन 1967 में मैं कॉलेज की पढ़ाई के लिए शासकीय महाविद्यालय में एडमिशन लिया जी। 67 से लेके 69 तक जी सतना कॉलेज में रहा और 69 में छात्र संघ के चुनाव में जी मैंने पदार्पण किया। उस समय छात्र संघ के अध्यक्ष शिव कुमार गौतम जी और सचिव मैं निर्वाचित हुए। इसके पूर्व यहाँ की कॉलेज में जो भी छात्र संघ का अध्यक्ष रहा है उसमें श्री आदरणीय मुरलीधर शर्मा जी का समर्थित व्यक्ति ही जीतता था। अच्छा। ये पहला चांस था कि मुरलीधर शर्मा द्वारा समर्थित व्यक्ति को हरा के शिव कुमार गौतम चुनाव की जीते। पूरी पैनल और हम लोग चुनाव जीते। यहाँ से मेरा राजनीति में आने का जो है एक सफ़र शुरू हुआ। सतना के पुराने लोगों को याद होगा कि सतना में सन 69 में कर्फ्यू लगाया गया। उस समय तत्कालीन एसपी विद्यार्थी साहब थे और शिव कुमार गौतम के नेतृत्व में गरीब छात्रों की फीस माफ़ी को लेकर के एक आंदोलन चला। उसमें हमने सरकार से कहा था कि छात्रों की फीस माफ़ कर दीजिए, चूँकि ये अवर्षा के कारण जो है सूखा पड़ गया था। लेकिन यूनिवर्सिटी ने माफ़ नहीं किया। सरकार ने कहा ये मामला यूनिवर्सिटी का है। तो हम छात्र संघ वाले कॉलेज प्रिंसिपल की अलमारी से सारे प्रवेश पत्र निकाल करके और यूनियन से हमने वितरित करा दिया। छात्रों को अब परीक्षा देने से कोई नहीं रोक सकता था, क्योंकि उनके पास प्रवेश पत्र आ गया। नो ड्यूज सर्टिफिकेट जो फीस की, लाइब्रेरी की, प्रयोगशाला की जो होती उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी जी। उस समय के तत्कालीन प्रिंसिपल सुरेंद्र सिंह जी, जो मिलिट्री के रिटायर्ड आदमी थे जी, और तत्कालीन एसपी से उनकी बड़ी मित्रता थी। सिविल लाइन में आपने देखा होगा एक फील्ड बनी हुई है, वहाँ वो लोग टेनिस खेला करते थे। तो प्रिंसिपल ने एसपी से कहा कि भाई हमारी नौकरी में आएगा ये प्रवेश पत्र वाला मामला जो है। एसपी ने कहा मैं ऐसे दखल नहीं दे सकता प्रिंसिपल साहब, आपके कॉलेज में कोई घटना हो जाए तब पुलिस दखल देगी, इसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती। तो परीक्षा के दौरान ऐसी परिस्थितियां बनी जी कि जबरदस्ती छात्रों को नकल प्रकरण में प्रोफेसर लोग फंसाने लगे। उस समय हम और शिव कुमार गौतम पुराना बस स्टैंड वहीं था जहां महामाया होटल बन गया है, पुराना नगर निगम, वहां पर बस स्टैंड हुआ करता था। हम लोग सारे छात्र वहीं थे। जब देखा कि बहुत सारे ऐसे छात्रों को भी फार्म भरवा रहे हैं, यानी प्रिंसिपल का षड्यंत्र था कि किसी प्रकार से दंगा हो जी, मारपीट हो, ताकि हम पुलिस को बुला सकें। और हुआ यही। जब लड़के लोग बाहर आए और उन्होंने बताया कि हम, अब चूँकि हम लोग छात्र नेता थे, कि हम लोगों के फार्म भरवा लिए, हम लोगों का साल बर्बाद जाएगा,
उसमें एक भगवान दास पाठक नाम का था, वो भी पकड़ गया था। वो हम लोगों के यूनियन का सदस्य था। तो मेरे से सुकुमार गौतम ने पूछा कि इसका क्या इलाज है, कैसे परीक्षा, ये इन लोगों का फार्म कैसे वापस हो। मैंने उनको सलाह दिया कि देखिए एक ही रास्ता है, परीक्षा अगर निरस्त हो जाए तो ये जो फार्म भराए गए हैं ये बोले कैसे होगा। तो उस प्लान बना। हालांकि आज वो हमको गलत लगता है कि हम लोगों ने उस समय गलत किया। हम लोग जा कर के कॉलेज के अंदर, और जो छात्र परीक्षा दे रहे थे उनकी भी कापियां फाड़ना शुरू कर दी जी। तो जब बहुत सारे छात्रों की कापियां फट गई तो प्रिंसिपल को, पुलिस को बुलाना पड़ा। और पुलिस आई, एसपी आए, पूरी फोर्स आई, और वहाँ पर जो है झगड़ा हुआ। गलती से हमारे प्रेसिडेंट ने एसपी को एक चांटा मार दिया। उसका चांटा मारना था कि जो पुलिस के जवान थे एसपी के साथ, वो सुकुमार गौतम के ऊपर डंडों की बरसात शुरू कर दी। वो तो भला हो, अपने जो आज के भाजपा के नेता हैं रसद सिंह, उनके पिताजी ज्ञान सिंह, वो भी हम लोगों के साथ थे। तो ज्ञान सिंह सुकुमार गौतम वो शख्स है जो यहाँ की निवर्तमान महापौर हैं ममता पांडे, उनके भाई हैं, सगे भाई जी, लकड़गमा जी। तो ज्ञान सिंह ने जो है उसके शरीर के ऊपर लेट करके और किसी प्रकार से प्रेसिडेंट की जान बचाई। आज भी ज्ञान सिंह गुड़ुआ के हैं। फिर बाद में वो केबल्स फैक्ट्री में सिक्योरिटी ऑफिसर हुए। तो राजनीति का जो बीजकरण है केशव भाई, वो ये कॉलेज में ही हमारे उसमें हुआ। उसके बाद कर्फ्यू लगा, कर्फ्यू में हम लोग गिरफ्तार हुए और वो केस चले। 6-7 घटना घटी, बैंक की, बसों में आग लगाने की, कापी फाड़ने की। कुछ पुलिस ने फर्जी केस भी बनाए जो अदालत में 9 वर्षों तक चले, और 9 वर्षों बाद सारे छात्र बरी हुए, बेइज्जत बरी हुए। तो चूंकि राजनीति का बीज जो है कॉलेज की स्टूडेंट लाइफ में पड़ चुका था, उस समय यहाँ डॉक्टर लालता प्रसाद खरे कांग्रेस के नेता हुआ करते थे जी। मेरा उनसे संपर्क हुआ, उनके यहाँ आना जाना हुआ। और चूंकि मेरा प्रेस था, व्यवसाय चौरसिया प्रेस जी। अब ग्रेजुएशन हो नहीं पाया था क्योंकि कॉलेज से हम लोग सब रिस्ट्रिकेट हो चुके थे, निकाले जा चुके थे, मुकदमे चल रहे थे। तो मैंने अखबार निकालना शुरू किया, प्रारंभ किया। सन 70 से साप्ताहिक नगर ज्योति जी अखबार मैंने निकाला। और मैं आपको बता दूं, चूंकि आप भी पत्रकार हैं, मैं भी प्रारंभिक पत्रकार रहा हूं, ये एक ऐसा व्यवसाय है, इसमें डिग्री की ज़रूरत नहीं है जी। अगर आप स्कूल के चपरासी की भी नौकरी अगर करना चाहें तो उसमें भी हायर सेकेंडरी मांगते हैं जी, 10वीं पास। पत्रकार बनने के लिए कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं, कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। ले साहब पत्रकारिता हमने, चूंकि प्रेस था हमारे पास, तो शुरू कर दिया। केशव भाई उस समय सन 70 में, आज तो बड़े बड़े ऑफसेट, उस समय ट्रेडिल मशीन हैंडमेड टाइप से मैं सब जानता हूँ जी। मैंने उस अखबार की कंपोजिंग भी की है, प्रिंटिंग भी की है जी। और उस समय हाकर नहीं मिलते थे तो डिस्ट्रीब्यूट भी करता था जी। उसके बाद 2 पैसे वाली डाक टिकट की सुविधा मिल गई, हेमवती नंदन बहुगुणा की कृपा से डॉक्टर लालता ने प्रयास किया। अब वो अखबार हम बांटना बंद करके 2 पैसे की टिकट लगा के बाई पोस्ट जो है सस्ता पड़ता था। तो चूंकि मैं अखबार निकालने लगा तो मेरा संपर्क राजनीतिज्ञों से पड़ने लगा जी। अखबार निकालने के बाद विज्ञापनों की भी जरूरत थी जी। उस समय प्रकाश चंद्र सेठी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे जी। मैं और चंद्र प्रभाष शेखर आज जो कांग्रेस के कार्यकारी उपाध्यक्ष हैं,
जी। कमलनाथ के बाद वही कांग्रेस, वो उस समय राज्य मंत्री सूचना प्रकाशन हुआ करते थे। जी। तो चंद्र प्रभाष शेखर के माध्यम से, चूंकि अखबार के विज्ञापन के लिए सरकार के पास, उन्हीं के पास जाना पड़ता था, जी। तो उन्होंने मेरे को प्रकाश चंद्र सेठी से मिलवाया। उसके बाद उन्होंने मेरे को यूथ कांग्रेस ज्वाइन कराया। जी। मैंने यूथ कांग्रेस भी ज्वाइन कर ली। तो इस प्रकार मैं कांग्रेस में सक्रिय हो गया और सने सने मैं प्रकाश चंद्र सेठी का बहुत कृपा पात्र हो गया। सतना में 1975 में मेरा विवाह हुआ। जी। प्रकाश चंद्र सेठी स्वतः रिसेप्शन में मैंने पार्क होटल से जो है किया दिया। वो आए थे, ये जो टाउन हॉल बना है जी, उसका उद्घाटन करने आए थे, लोकार्पण। जी। तो बोले मिठाई लाल तुम्हारे शादी का भी, तो प्रकाश चंद्र सेठी आए। धीरे धीरे मैं प्रकाश चंद्र सेठी का सतना का एक स्पोकमैन बन गया। इत्तेफाक से इमरजेंसी लगी 75 के बाद जब लगी जी, तो इमरजेंसी लगने के पहले जी प्रकाश चंद्र सेठी को तबीयत उनकी खराब हो गई। मानतलाई धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का आश्रम था, इंदिरा जी ने प्रकाश चंद्र सेठी को इलाज के लिए वहाँ भेज दिया। उसके जगह श्यामा चरण शुक्ला इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मैं उस समय यूथ कांग्रेस का महामंत्री था। जी। श्यामा चरण शुक्ला के खिलाफ, चूंकि मेरे को मालूम नहीं था, उतना ज्ञान नहीं था, मैं ये समझता था मैं कांग्रेस का आदमी हूँ, कांग्रेस की सरकार है, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन ये जो सेंसरशिप है जी, इस सेंसरशिप की हमको अज्ञानता थी जी, वो ज्ञान में नहीं था। तो इमरजेंसी जब लगी तो मैं श्यामा चरण शुक्ला के खिलाफ अपने अखबारों में लिखना शुरू किया। मेरे यहाँ के जो राजनीतिक विरोधी हैं वो भी इस प्रयास में लग गए कि इसको कैसे निपटाया जाए, कैसे इसको लाइन से लगाया जाए। और उन लोगों ने एक षड्यंत्र रच करके, कौन लोग विरोधी थे कुछ? अब उनमें मेन आदमी था उस समय गुलशेर अहमद। अच्छा। जो इनिशिएटर था जी। और मैं 20 सूत्री समिति का सदस्य था। तो उस समय के तत्कालीन कलेक्टर जी चक्रवर्ती भी जो है मेरे से नाखुश रहते थे जी। तो शासन और प्रशासन दोनों मेरे विरुद्ध हो गया। इसीलिए आदमी का जब समय खराब आता है केशव भाई, सारी परिस्थितियां जुड़ जाती हैं जी। मैं कांग्रेस के उस समय 20 सूत्री समिति इम्पोर्टेंट कमेटी होती थी जिसका कलेक्टर सेक्रेटरी होता था, मात्र 7 सदस्य होते थे उस समय। शिवानंद, नीरज जैन, डॉक्टर नायक, लालता प्रसाद खरे, केशव प्रताप सिंह, मैं, इस तरह 6-7 लोग सदस्य थे। चूंकि लड़का था, जोश था, यूथ कांग्रेस में था, तो मैं कलेक्टर से भी कभी कभी समिति में भिड़ जाया करता था। और ख़ासकर संजय गांधी के कार्यक्रमों को लेकर जी, फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन, वृक्षारोपण, इसमें तो इन लोगों ने मिलके मेरे को षड्यंत्र के तहत मीसा में, जो लास्ट में 76 दिसंबर में, आपको 77 फरवरी में इमरजेंसी ख़त्म हुई है और हमको दिसंबर में, इस प्रकार 3 महीना हमको जेल में रहना पड़ा। मीसाबंदी भी रहे? मीसाबंदी रहे ना, मीसाबंदी रहे। और उस समय मैं सिटी कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट था, सिद्दीकी पार्षद जो हैं वो प्रेसिडेंट थे। मैं 20 सूत्री समिति का सदस्य था। प्रकाश चंद्र सेठी ने मेरे को मध्य प्रदेश युवक कल्याण मंडल, जिसके चेयरमैन खुद चीफ मिनिस्टर थे, उसका मैं सदस्य था। तो इन सब पदों के रहते हुए मेरे को मीसा में इन षड्यंत्रकारियों ने भिजवा दिया। 3 महीना में जेल रहा। तो मीसा में आप बंद रहे, तो कुछ 1977 की जो आपातकाल जो लगा, उस आपातकाल के जोर जुल्म और कुछ घटनाएं आपके
जीवन में रही होंगी, जिसको आपने देखा, पढ़ा, समझा, जो लोग वो बताइए। मीसा में गए जी। उस समय चूंकि हमारे एक मित्र हुआ करते थे, जी। वो भी संजय गांधी के करीब थे, बांदी के हैं, जगदीश शर्मा जी। मेरे मित्र थे। बहुत से लोगों जो मीसा में बंद थे, उनके परिवार वाले जी। पैरोल की सिफारिश लेकर के हम लोगों के पास आते थे कि इनको पैरोल दिलवा दीजिए। जी। गृह मंत्री ओम मेहता थे जी। उस समय, जी। इमरजेंसी के टाइम में। जी। सतना के बाबू भाई खंडेलवाल जी। ये भी मीसाबंदी थे। मीसा में थे। जी। उस समय स्पीकर गुलशेर अहमद जी ने एक चिट्ठी ओम मेहता के लिए लिखा और बाबू भाई के परिवार को दिया जी कि ये चिट्ठी ओम मेहता के पास, वो अपने एक दामाद हैं कोई, उनके साथ जाएं और ओम मेहता से ये गुलशेर अहमद की चिट्ठी में पैरोल सैंक्शन करा दें। जी। बोले ठीक है। जगदीश शर्मा ने कहा भेज दीजिए हमारे साथ। वो भी मीसाबंदी थे, जगदीश भी कांग्रेस में, अभी डेथ हुई है उनकी। जी। तो साहब केसी बनर्जी जी। एक शख्स सतना के हुआ करते थे जी। और यहाँ विधि महाविद्यालय था, जी। उसमें बीएड क्लास चलती थी। जी। चमन लाल सेठी उसके प्रिंसिपल थे। जी। तो उनको भी साथ लेकर के दिल्ली, चूंकि गवर्नर से उन बीएड वालों को एडमिशन दिलाना था, वो उन यूपी के लड़के रहते थे। जी। कॉलेज वालों ने फीस ले लिया था, तो ये चले। इत्तेफाक से केसी बनर्जी जो है इलाहाबाद में डेथ हो गई उनकी ट्रेन में। वो एक अलग किस्सा है जी। कि जगदीश शर्मा को फिर केसी बनर्जी मर्डर केस में भी बंद कर दिया गया। अलीगढ़ में वो केस चला। सतना के रविलाल जैन, वो कहानी ऐसी बनी जी कि जो महावीर भवन है, जी 1 रुपए में प्रकाश चंद सेठी ने श्वेतांबर जैन संघ को दिया था। जी। आज का जो महावीर भवन है वहाँ पुरानी परमिट हुआ करती थी। जी। तो केसी बनर्जी जो है वो इसका विरोध करता था, ये जो ट्रस्ट है जी कि गलत दिया गया है। जी। ये लोग यहाँ मंदिर न बना के व्यावसायिक इसका व्यवसायीकरण करेंगे, किराए की दुकानें उठा देंगे, ये वो। जी। तो रविलाल जैन को भी मुलजिम बना दिया गया उसमें। जी। ये सारे ट्रस्टी भाग गए गुजरात। उसमें कांता पारिक के हस्बैंड भी थे और तमाम गुजराती लोग थे। वो एक केस अलग चला। ये सब इमरजेंसी के टाइम की बात मैं आपको बता रहा हूँ। जी। आफ्टर ऑल अलीगढ़ से वो केस डिस्कलेज हुआ। रविलाल जैन भी गिरफ्तार करके वहाँ, जबकि उनसे और जगदीश शर्मा का कोई दूर दूर का रिश्ता नहीं था। उस समय रविलाल की एडवोकेट ज्ञान लता शुक्ला, एक सीनियर एडवोकेट होती हैं, पता नहीं वो अभी हैं कि नहीं, उनके पति DHO वो CMO थे, शुक्ला जी वो थे, और यहीं हॉस्पिटल के सामने उनका निवास था। फिर ज्ञानवती शुक्ला पैरोकार करके उनकी रविलाल जैन की जमानत कराई। ये सब इमरजेंसी में हुआ। यानी किसी को भी बंद कर देना ये शासन के बाएं हाथ का काम था। फर्जी केस लगा देना। हम ही लोग हैं, कांग्रेस में थे, उसके बाद भी आपको बंद कर दिया? बंद किया। न हम RSS में थे, न भाजपा, नाम समाजवादी पार्टी, उस समय भाजपा नहीं, भारतीय जनसंघ हुआ करती थी। जी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इमरजेंसी लगा करके इंदिरा गांधी ने बहुत बड़ा गलत काम किया। लेकिन एक चीज़ बताइए कि इमरजेंसी के समय में एक बहुत मुद्दा उठा नसबंदी का, और लोगों की ज़बरदस्ती नसबंदियां कर दी गई। हाँ। और इसी बात का विरोध जब हुआ और उसके बाद जो चुनाव हुए, तो लोग ये कहते हैं कि जो जनता पार्टी की सरकार इस देश में बनी वो नसबंदी के विरोध का परिणाम था। तो कुछ नसबंदी को भी लेकर के आपके माने दिमाग में या नसबंदी को लेकर के कोई अनुभव है क्या, कि कैसे उस समय? मेरे को याद आ रहा है, उस समय नगर पालिका अध्यक्ष रामलाल सिंह पंजाबी जी
नगर पालिका के अध्यक्ष हुआ करते थे। उस समय नगर निगम नहीं था, जी जी, ये अपने हॉस्पिटल के सामने नगर पालिका थी जी। और पार्षद उस समय 2-4 पार्षदों के नाम हमको मालूम है, ऋषभ दास जैन, बच्चा बाबू, और आपके ये राधे श्याम अग्रवाल नॉमिनेटेड थे, और वो सिद्दीकी, वो वकील फ़हीम अहमद एडवोकेट जवाहर नगर से पार्षद हुआ करते थे जी, पूरे जवाहर नगर। और वो खूंटी मुसलमान वार्ड कम हुआ करते थे, अब तो 3-4 वार्ड हो गए वहाँ। तो अब मैं चूँकि 20 सूत्री समिति का उस समय मेरे को शासन ने काम दिया हुआ था जी, कि आपको संजय गांधी के प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने का जी। तो कलेक्टर मेरे को बोला कि आप माननीय सदस्य हैं 20 सूत्री समिति के, चलिए जहाँ जहाँ कैंप लगे हैं उनका निरीक्षण करना है जी। उसी तारतम्य में हम जवाहर नगर पहुँचे जी। जवाहर नगर में लाइन लगी थी लंबी जी, लेकिन लाइन ख़त्म होते ही डॉक्टर और स्वीपर के बीच में झगड़ा विवाद हो रहा था जी। कलेक्टर साहब ने पूछा, भाई क्यों लड़ रहा है ये? बोले साहब ये गलत संख्या बता रहा है, हमारे रिकॉर्ड में 126 है और ये मेहतर कहता है 127 है, बताइए मैं कैसे पैसा पेमेंट कर दूं? जब 26 लोग 126 की नसबंदी हुई है तो 127 का पेमेंट कैसे कर दूं मेहतर को? तो मैंने डॉक्टर से पूछा, उस समय मैं कौन डॉक्टर था, नाम ध्यान, डॉक्टर दास थे या कौन था, मैंने पूछा कि ये बताइए इस वार्ड के पार्षद जी क्या नसबंदी कराए हैं? तो डॉक्टर ने कहा हाँ। तो हमने कहा जरा लिस्ट चेक करिए, क्योंकि जिनकी नसबंदी हो जाती थी उसका नाम, पता, पूरा डिटेल लिख जाता था, सब डिटेल लिख जाता था। तो देखा तो उनमें फ़हीम अहमद का नाम नहीं था। अच्छा। तो वो जो झगड़ा पड़ रहा था केशव भाई, वो इसी का था। फ़हीम अहमद ने मेहतर से अपना काम करवा के और पीछे से टेंट उठा के घर चले गए। अच्छा, भाग गए बिना नसबंदी। क्योंकि क्या है, उस समय मुसलमानों को थोड़ा सा उनके मौलवी लोग जो भी हैं इसको अच्छा काम नहीं मानते थे। हाँ, मैंने उसको धर्म के विरुद्ध। तो वो सोचे कि भाई पार्षद होने के नाते तो ठीक है, दिखावे के लिए आ गए, लाइन में लग गए, ये हुआ। लेकिन वास्तविक नसबंदी उनने नहीं कराई। मैंने कलेक्टर साहब से कहा ये झगड़ा उसी फ़हीम अहमद का है। कलेक्टर साहब भी हाथ मुस्कुरा करके और बोले ख़त्म करो। डॉक्टर को ही बोले यार दे दो, पैसा दे दो, भले 5 रुपए की बात है, अपने से दे दो, झगड़ा तो खत्म नहीं है। पूरा जो है सतना में गाएगा, ये पूरे सतना में गाएगा कि हमको पैसा नहीं मिला। इस प्रकार वो मामला। दूसरा एक उदाहरण, यहाँ जब नसबंदी हुई तो यहाँ केशव भाई एक मुक्ता फाइनेंस कंपनी अशोक टाकीज के ऊपर थी जी। वो लोगों के पैसे जमा कराती थी और महीने में उनको ब्याज सहित जो भी स्कीम रही हो उनको काफ़ी पैसा होने के बाद उन्होंने कुछ ज़मीनें शेरगंज में खरीदी। बैस थे, कोई अर्जुन सिंह बैस नाम था शायद। उसमें से उनने घोषणा की कलेक्टर से मिलके, क्यों कलेक्टर से वो लेना था सब, वो ज़मीन तो खरीद लिया लेकिन उसके बाद डाइवर्सन और ये वो 20 काम कलेक्ट्रेट के रहते हैं। तो कलेक्टर साहब ने कहा भाई ठीक है तुम्हारा काम हो जाएगा, नसबंदी का कार्यक्रम चल रहा है, कुछ माने कुछ सहयोग करो। हाँ सहयोग करो। तो उसने कहा साहब 4 प्लाट पूरे जिले में, शहर में जिनकी हुई होगी उनके कूपन निकाल करके और उनको दे दिया जाए मुफ्त में। कलेक्टर साहब ने कहा रजिस्ट्री भी मुफ्त वो कर देंगे, फ्री कर देंगे। बोले हम प्लाट दे देंगे और रजिस्ट्री शुल्क हम नहीं देंगे। श्यामाचरण मंत्रिमंडल के समय स्वास्थ्य मंत्री श्रीधर मिश्रा, जो उनके साधु हैं श्यामाचरण शुक्ला के, बिलासपुर के रहने वाले, हमारे भी अच्छे संबंध, उनको मुख्य अतिथि बना करके रामचंद्र वाजपेयी जो चित्रकूट से विधायक थे, श्यामाचरण के बहुत नज़दीक थे रामचंद्र वाजपेयी,
वो उनको यहाँ ले आए। सुभाष पार्क में एक भव्य जलसा हुआ और पर्चियाँ निकली। छोटे बच्चे को बुला के एक मटके में सब पर्चियाँ डाल दी गई। नंबर वो जिनकी नसबंदी हुई थी उसकी एक काउंटर पर्ची उनको दी जाती थी कि भाई इसमें इनाम खुलेगा, आप लोग नसबंदी कराइए और 4 लोगों को प्लाट फ्री में मिलेगा शेरगंज में। 4 प्लाट लड़के से बुला करके, तो पहली पर्ची निकाली तो हरिजन, दूसरी पर्ची निकाली तो हरिजन, तीसरी पर्ची निकाली मेहतर, चौथी पर्ची निकाली मेहतर। तो श्रीधर मिश्रा ने कहा कि भाई ये बनाएंगे कैसे मकान, अब पर्ची तो निकल आई। उस समय मैं यूथ कांग्रेस में था, जरा मुंहफट भी था। तो मैंने श्रीधर से कहा कि साहब जब नसबंदी ही इसी वर्ग की हुई है, जब इन्हीं लोगों ने तो इन्हीं लोगों की न पर्ची निकलेगी। बोले क्या मतलब? हमने कहा फूड अफसरों ने और दुनिया भर के जो भी अधिकारी हैं उन्होंने व्यापारी को कहा भाई तुमको 10 केस लाना है, 10 केस देना है, चाहे अपने घर के दो या पड़ोस के दो, रिश्तेदारों को दो। सारे व्यापारियों ने ऐसे हेतर मेहतर पकड़ के उनको पैसा दे के बोले भैया आप हमारा कोटा पूरा करो। तो इन्हीं वर्गों की नसबंदी हुई है, तो प्लाट इन्हीं को निकलेगा। ये स्थिति उस समय रही। एक घटना इसकी मैं आपको बताता हूँ। नागौद के पास एक गांव में शिविर लगा हुआ था। तो कलेक्टर साहब के साथ मैं गया वहाँ दौरे में भी, ग्रामीण क्षेत्र में। वहाँ पर देखा कि पटवारी, पुलिस वाले, कानूनगो, तहसीलदार सब लोग एक हुजूम पेड़ के नीचे और 2 टेबल कुर्सी रखी थी। इस तरह अब तामझाम नहीं हुआ करता था पहले ऐसे। तो हम लोग पहुँचे तो एक आदिवासी टाइप का आदमी खड़ा हुआ और कलेक्टर साहब से हाथ जोड़ता है। जी बोले साहब आप जो है हमारी नसबंदी करिए, हमको आपत्ति नहीं है, लेकिन उनके समाज में कुछ ऐसा होता है कि नसबंदी के बाद अगर पुत्र हुआ तो पूरे बिरादरी को खाना खिलवाना पड़ेगा और हम कर्जदार हो जाएंगे। बोले ऐसा क्यों होगा? बोले साहब हम नसबंदी करा लेंगे, पहले हमारी औरतें जिन साहूकारों के खेतों में काम करने जाती है पहले उनकी नसबंदी कर लीजिए ताकि हमको वो दंड न मिले। और अगर आप उनकी नसबंदी नहीं करते हैं तो कोई फायदा नहीं हमारी नसबंदी करने से। तो इस तरह की भी रोचक घटनाएं जो है नसबंदी के दौरान मिली। एक और रोचक घटना की मैं चूंकि आप प्रश्न कर दिए हैं जी, इमरजेंसी का टाइम था जी, मैं उस समय ज़्यादातर दिल्ली रहता था जी। दिल्ली में हमारे एक मित्र थे जी, FM खान जी, कर्नाटका के राज्यसभा के मेंबर थे जी, संजय गांधी टीम के सदस्य थे जी, और R गुंडू राव जी कर्नाटका के जो मुख्यमंत्री बने जी, उस समय वो सूचना प्रसारण मंत्री थे। तो वो भी अखबार के माध्यम से हम उनके पास, गुंडू राव जी के पास ऐड देते थे हमको सरकारी 5-5 उस समय का 5,000 रुपया केशव भाई बहुत बड़ी बात, 5 लाख के बराबर है। 5,000 रुपया सन 75 का उस समय सोना जो है 150 रुपये तोला था। तो 5,000 बहुत बड़ी रकम थी उस समय। हम लोगों को जो विज्ञापन मिलते थे, गदा छाप बीड़ी, 47 नंबर बीड़ी, प्रेम छाप बीड़ी, 25-25 रुपया जी का विज्ञापन मिलता था जी। तो उस समय उस पैसे का महत्व था। आज तो किसी अखबार वाले से कहिए लाखों में बात करता है छाप। तो वो घटना मैं आपको दिल्ली की ज़रूर बताना चाहूँगा जी, और आपके माध्यम से जो लोग विशाल खबर को देखते हैं जी उनको भी बताना चाहूँगा कि ऐसी घटनाएं इमरजेंसी में और परिवार नियोजन को लेकर के हुई। तो दिल्ली में संजय युग चल रहा था जी, यानी कि वो युग भी हमने देखा है, संजय युग जी। अशोक सम्राट के बाद
अगर हिंदुस्तान में किसी ने अपना जलवा दिखाया है तो वो आदमी था संजय गांधी जी। बिना किसी सरकारी पद में होते हुए जी संजय गांधी का जलवा मैंने देखा है अपनी आंखों से, इसलिए कि उस टीम के सदस्य का मैं सहयोगी था जी और मैं नज़दीक से उनके साथ रहता था। तो वो घटना मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ लोगों ने संजय जी से कहा कि साहब ये बाबा लोग जो हैं इनकी नसबंदी कराइए, ये बढ़ा रहे हैं ये जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। अच्छा, संजय में एक बहुत अच्छी आदत थी, क्विक डिसीजन, तात्कालिक डिसीजन, लटका के नहीं रखता था, यस और नो जो भी हो, ये संजय में बहुत अच्छी वो। संजय को जब ऐसा बताया गया तो संजय गांधी ने तुरंत कहा ठीक है कि बाबा कहाँ बाबा हैं? बोले हरिद्वार में बोले सब बाबाओं की FM खान करवा देते हैं, परसों हो जाएगी नसबंदी सब बाबाओं की। तो बाबाओं की नसबंदी क्यों कराई? बाबाओं की नसबंदी इसलिए कि संजय को ये समझाया गया, जो गए लोग बाग, कि साहब बड़े बड़े सेठ महाजन इनको अपना कमाई करने से फुर्सत नहीं है, व्यापार करते रहते हैं, लेकिन इनकी घर की महिलाएं जाती हैं वहाँ और गर्भवती हो जाती हैं, ये बाबा लोग ही करते हैं। अच्छा अब समझाने वाले तो ये समझा दिए और उनके समझ में आ गया, तो उन्होंने कहा सब बाबाओं कर दो। तत्कालीन चीफ मिनिस्टर नारायण दत्त तिवारी हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के। तुरंत नारायण दत्त तिवारी को मैसेज हुआ कि पूरा हरिद्वार पैचअप करा दो, एक भी बाबा हरिद्वार से भगने न पाए। PAC हुआ करती थी उस जमाने में, अभी भी है उत्तर प्रदेश में। अच्छा अभी भी है। वो PAC ने साहब पूरा हरिद्वार जो है घेर, तो बाबा लोग जो है बोले काहे हो रहा है? बोले कल पता लग जाएगा, सबकी नसबंदी होना है। तो बहुत से बाबा तो पेड़ में चढ़ गए, लंबे उतर ही नहीं रहे थे। हम नीचे पुलिस वाले खड़े हैं, बाबा पेड़ में चढ़े हैं एक एक करके। अब FM खान हम 20 लोगों को लेकर के, उस समय इम्पाला कार टैक्सी मिला करती थी जी, हैं, कनाट प्लेस में वो टैक्सी केंद्र था, तो 20 लोगों को 5 इम्पाला लेके हम लोग हरिद्वार गए। और साहब सर्किट हाउस में हम लोगों का चीफ मिनिस्टर के लोगों ने, कलेक्टर ने, और कलेक्टर SP सब हम लोगों के स्वागत में खड़े हैं। और साहब एक ड्राइंग रूम में कोर्ट तरीके बना, FM खान साहब 555 सिगरेट पीते थे, पी रहे हैं, और पुलिस वाले बाबाओं को पकड़ के लाए, बाबा गिड़गिड़ाए, बच्चा कुछ नहीं है FM खान साहब जैसे जज होते हैं, उनकी बात सुने और ऐसे ऐसे सिगरेट झाड़ के कहा काट दो। साहब पुलिस वाले उठा के ले जाए, बगल में मेडिकल कैंप था, बाबा की नसबंदी। बाबा लोग भारी, मतलब आक्रोश मैंने जो देखा बाबाओं का। वहाँ के एक सेठ ने घड़ियाँ दी थी, मैंने जो नसबंदी कराएगा उसको एक घड़ी, तो जब वो नसबंदी हो जाए तो बाहर आदमी खड़ा था, वो बाबा को पकड़ाए घड़ी, तो वो घड़ी को ले और सर्किट हाउस के गेट के बाहर ऐसा फोड़े जैसे नारियल फोड़ रहा है। और साहब 20 गालियाँ संजय को, इंदिरा को, नाश हो जाए, ये हो जाए, ऐसा करके। तो माने उस जमाने में बाबाओं की भी नसबंदी हुई? बाबाओं की नसबंदी हो गई। यही सब है ये उस समय की जो है वो अब निकल रही है। चाहे हरिजन आदिवासी की नसबंदी हुई हो, बड़े आदमियों की तो हुई नहीं नसबंदी। वो तो बड़ा आदमी आज भी, केशव भाई, उस जमाने में भी आप देख लीजिए किसी भी पढ़े लिखे परिवार को, चाहे वो IPS हो, IS हो, IFS हो, उनके 2 ही संतानें होती थी। उसके बाद वो लोग खुद ही नसबंदी करा लेते थे या अपने हिसाब से व्यवस्थित नियोजन कर लेते थे। लेकिन ये वर्ग जो हिंदुस्तान में है, यही गरीब लोग, जनसंख्या विस्फोट, गरीब, इन्हीं की हुई नसबंदी। यानी सेठ लोगों ने भी इन्हीं को पकड़ा है कि इनकी हो जाए, कोटा पूरा करो। तो ये मेरा जो अपना आज का मत है कि आप किसी की आह मत लीजिए। और ये वही आह है जो 77 में इंदिरा युग खत्म कर दिया, खत्म हो गई। तो आपने ये बताइए कि इतना सब कुछ कांग्रेस में इतने दिन रहे, सब कुछ माने सरकारी माल मलाई आपने खूब, माने बेहतरीन ढंग से, जिसका उपयोग कहें या माल मलाई जितनी सरकारी खाई जा सकती उतना आपने खाया।
और लेकिन फिर आपने कांग्रेस क्यों छोड़ दी? मेरे को कांग्रेस में बहुत सम्मान मिला। जी सन 80 में, जी सन 80 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने मेरे को एक स्टेट लेवल की, मैं पहला व्यक्ति हूँ सतना का जी जिसको अर्जुन सिंह जी ने सम्मानित किया, फर्स्ट व्यक्ति जी उसके बाद तो बहुत लोग हुए। जी मेरे को स्टेट लेवल में वाइस चेयरमैन का एक दर्जा दिया। मेरे को मध्य प्रदेश पशुधन कुक्कुट विकास निगम का डायरेक्टर बनाया। मैं स्काउट एंड गाइड का चुनाव लड़ा। ये जो बिल्डिंग आप स्काउट भवन की देख रहे हैं ना, ये मेरी देन है जी। मेरे को उस छोटे पद की शपथ दिलाने के लिए उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा यहाँ वेंकट स्कूल में कार्यक्रम हुआ और मेरे को शपथ दिलाई, मेरे टीम को शपथ दिलाई। और मैंने उनसे मांगा कि यहाँ मास्टरों को आने के लिए, जो गांव के मास्टर आते हैं, रहने की कोई एक स्काउट भवन के लिए आप 2 लाख दे दीजिए। वोरा जी ने 5 लाख दिया, आज भी वो पत्र है मेरे पास। 5 लाख दिया, आज स्काउट भवन बना हुआ है। और बहुत सारी कमेटियों में शासन के मेरे को मिला। और मैं कांग्रेस की जो है टॉप हाई, मेरे को जितने लीडर हैं, मध्य प्रदेश का जितना भी मंत्री था उस समय, छत्तीसगढ़ का, वो सब मेरे घर में खाना खाता था, सपना आता था। ये स्थिति थी मेरी, इतना मेरे को मान मिलता था। लेकिन अचानक फिर ऐसा क्या हुआ जो आपने कांग्रेस छोड़ दी? अचानक जो मैंने कांग्रेस छोड़ने का जो कारण बना जी, अर्जुन सिंह 2009 में जी अपनी पुत्री को सतना से लोकसभा की टिकट दिलाना चाहते थे। जी हाईकमान उस समय का, हाईकमान में कौन थे? यही राहुल गांधी 2009 में और सोनिया जी। जी ये मानस बना चुके थे कि अर्जुन सिंह जी को कुछ नहीं देना है। एआईसीसी में मध्य प्रदेश के प्रभारी उस समय बीके हरि प्रसाद हुआ करते थे जो कर्नाटक के थे। और जब मैं यूथ कांग्रेस में गुंडू राव के साथ था तो हरि प्रसाद बेंगलोर युवक कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो हमारी उनकी मित्रता थी जी। 2009 में वो प्रभारी थे। उन्होंने हमको बुलाया, सुरेश पचौरी मध्य प्रदेश कांग्रेस के उस समय अध्यक्ष थे जी। हरि प्रसाद ने बुलाया, बोले मिठाई लाल, सतना में मेरे को एक ऐसा आदमी बताओ जी जिसको अर्जुन सिंह भी अपना माने, युवक हो और अर्जुन सिंह उस नाम का विरोध न कर पाए। ऐसा मेरे मित्र हुआ करते थे यहाँ, सुधीर सिंह तोमर जो नगर निगम के, मात्र उनके पास संगठन का यही पद था, नगर निगम के पूर्व स्पीकर जी। मैंने कहा नंबर लिखिए 9425173901, इनको कॉल करिए, बायोडाटा मंगाई। टेलीफोन से इनका बायोडाटा दिल्ली मंगाया गया और साहब 2009 में सुधीर सिंह जी को, यही राजा राम त्रिपाठी को टिकट के लिए अजय सिंह राहुल और अर्जुन सिंह सोच रहे थे कि अगर बीना को टिकट नहीं मिलती तो राजा राम को मिल जाए। लेकिन हमने इनके घड़ों में पानी फेर दिया। कहते हैं ना हाथी और चींटी, तो मैं चींटी था, लेकिन हाथी ने सूंड से फूंक नहीं मारा तो साहब उस चींटी ने अपना काम कर दिया। और इस तरह हम टिकट लेकर के आ गए, कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट बन गए। ये अजय सिंह राहुल इस क्षेत्र के छत्रप थे, आज भी हैं। उनको अच्छा नहीं लगा, सुधीर सिंह को टिकट मिल गई तो अजय सिंह राहुल को अच्छा नहीं लगा। अब लोग आप पूछेंगे कि क्यों अच्छा नहीं लगा, तो उसका कारण मैं ये बताता हूँ कि किसी भी ठाकुर को आगे नहीं बढ़ने देंगे अजय सिंह राहुल।
क्योंकि अगर कोई ठाकुर स्थापित हो गया तो फिर उनका क्या होगा, उनको कौन पूछेगा? उनको कौन पूछेगा। जी। इसीलिए देखिए नागेंद्र सिंह सन 80 से 85 से कांग्रेस के विधायक थे। जी। क्यों चले गए भाजपा में? क्योंकि उनको मालूम था कि इनके आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे। बढ़ नहीं पाए, इसलिए उन्होंने, और राजाराम त्रिपाठी की ये स्थिति है कि वो अजय सिंह राहुल के कुछ भी कह लीजिए। जी। और मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि बिना अजय सिंह राहुल के चाहे राजाराम समाजवादी पार्टी से नहीं खड़े हो सकते थे। कहीं ना कहीं उनकी सह रही होगी, तब वो खड़े हुए कि कांग्रेस को हराना है। जी। नहीं तो राजाराम त्रिपाठी तो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। जी। अध्यक्ष छोड़ करके, और वो समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी की टिकट दिलाने में भी इन्हीं लोगों का हाथ था। जी। बड़े लोगों का, यही अजय सिंह राहुल लोगों। जी। साहब राजाराम लड़ गए, कांग्रेस के खिलाफ लड़ गए। जी। नतीजा सबको मालूम, कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। कांग्रेस की जमानत जो कभी नहीं जब्त हुई। जी। कांग्रेस की जमानत सतना में पहली बार जब्त करवाई अजय सिंह राहुल ने, राजाराम को खड़ा करा के, और फिर उसी राजाराम को आप फिर ले आए। और उस लाए भर नहीं, चलो कांग्रेस में आप ले आते तो अच्छी बात थी। आप 2018 में 9 साल बाद उसी राजाराम को आपने कांग्रेस की टिकट दिला दी। मेरे जैसा आदमी जो कांग्रेस आइडियोलॉजी का हो, जीवन जिसने कांग्रेस में गुजार दिया। जी। मेरी राजनीति कांग्रेस से शुरू हुई। मेरे पिताजी कोई मार्तन सिंह नहीं थे, या मैं किसी बड़े पॉलिटिशियन का लड़का नहीं हूँ। जी। एक बस कंपनी में मुनीम थे। जी। तो मैं जो कुछ भी बढ़ा, मेरे अखबार के कारण बढ़ा, जो कुछ भी हुआ वो कांग्रेस ने बढ़ाया आपको? कांग्रेस ने बढ़ाया। तो देखिए, जब 2018 में वो खड़े हो गए तो उस समय मैंने, मेरा फर्ज बनता था, मैंने गद्दारी नहीं की। जो राजाराम ने गद्दारी की मैंने नहीं की केशव भाई। मैंने चुनाव के पूर्व जिस दिन गणेश सिंह फार्म भरने जा रहे थे जी, और मुख्यमंत्री जी सतना आए थे बीटीआई ग्राउंड में जी, चुनाव के पूर्व मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। शिवराज सिंह के नेतृत्व ज्वाइन करके, और मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। क्या करता, मैं कांग्रेसी मैन था, लेकिन भाजपा ज्वाइन की। भाजपा ज्वाइन कर ली। अब आप कांग्रेस के भविष्य को कहाँ देखते हैं? देखिए, कांग्रेस रीवा संभाग में तो नहीं पनपेगी। क्यों? उसका कारण है अजय सिंह राहुल। अजय सिंह राहुल का नेतृत्व, अजय सिंह राहुल का दरबारी जो आदमी नहीं बनेगा वो कांग्रेस में यहाँ कुछ नहीं पाएगा। कुछ भी हो, हाथी का बच्चा कितना भी दुबला हो जाए, बकरी का बच्चा नहीं कहलाता। जी। अजय सिंह राहुल आदरणीय अर्जुन सिंह जी के सुपुत्र हैं। अर्जुन सिंह राष्ट्रीय नेता थे। नहीं तो ये जो आप कह रहे हैं कि जो उनका दरबारी नहीं बनेगा, हाँ, तो पिछली बार सिद्धार्थ उसका उदाहरण सिद्धार्थ कुशवाहा है। सिद्धार्थ कुशवाहा पिछली बार तो टिकट ले आए। देखिए, टिकट लाए वो, हाँ, और जीते भी। लेकिन इन्होंने आखिरी टाइम तक राजाराम त्रिपाठी के लिए लड़ाई लड़ी। जी। कौन? अजय सिंह राहुल। अजय सिंह राहुल। लेकिन सिद्धार्थ कुशवाहा को जो टिकट मिली वो उसके पिता के पद चिन्हों के कारण। चूंकि उनके पिताजी सुखलाल कुशवाहा हैं, सुखलाल कुशवाहा, हाँ, सुखलाल कुशवाहा उन्होंने अर्जुन सिंह को हराया। जी। अर्जुन सिंह को हराने के बाद पूरे देश में सुखलाल कुशवाहा का नाम एक हुआ। जलजला और नाम हुआ। और दूसरी सबसे बड़ी बात हुई कि कुशवाहा जाति के आदमी ने हराया। कुशवाहा जाति यूनाइट हो गई और उनको अपना भविष्य सुखलाल पे दिखने लगा। सुखलाल के न रहने पर उनकी विरासत में सिद्धार्थ कुशवाहा ने संभाली। तो पूरे प्रदेश के कुशवाहा आज भी सिद्धार्थ कुशवाहा को अपना नेता मानते हैं। आज आप दमोह चले जाइए, मुरैना चले जाइए, छिंदवाड़ा चले जाइए, कहीं चले जाइए,
सिद्धार्थ कुशवाहा कुशवाहों का नेता है। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए सिद्धार्थ कुशवाहा को इनके न चाहने के बावजूद भी टिकट विधानसभा, और विधानसभा 15-20 साल बाद कांग्रेस पार्टी जो है जीती, यहाँ जीती। अब उसके इसी गुणों के कारण महापौर की टिकट जब उसको मिली जी, तो श्रीमान जी जो कांग्रेस का बंटाढार करने में लगे हैं जी, उन्होंने उनके एक भी आदमी को आप बता दीजिए जो रजिस्टर्ड हैं, जो दरबारी हैं, जो रेलवे स्टेशन लेने जाते थे, जो रेलवे स्टेशन छोड़ने जाते थे, किसी ने क्या सिद्धार्थ कुशवाहा का काम किया? तो कहीं दिखे? आपका कहने का ये है कि सईद अहमद अजय सिंह राहुल के इशारे पे चुनाव लड़े, इस कहीं ना कहीं इसमें है गठजोड़। दोनों में तो विरोध था। देखिए, चोर चोर मौसोरे भाई। अच्छा भाई, राजनीति में न कभी कोई किसी का दोस्त होता, न कभी कोई का दुश्मन। परिस्थितियां उसको तो मतलब दोस्त और दुश्मन, तो कहीं ना कहीं अजय सिंह राहुल के बीच सही था, इसलिए सईद अहमद चुनाव लड़े। आप अजय सिंह राहुल के किसी भी आदमी को बताइए, किसी वार्ड में घूमा हो, किसी वार्ड में प्रचार किया हो, नगौद जा सकते हैं प्रचार करने पूरी टीम। सतना में क्यों नहीं भाई? ये तो अब सवाल ये उठता है, सवाल ये अगर उठता है, सिद्धार्थ कुशवाहा अजय सिंह राहुल का विरोध करेंगे तो उनकी टीम उनका प्रचार क्यों करेगी? किनका? सिद्धार्थ कुशवाहा का। देखिए, तो फिर काहे को कांग्रेस में हो? आज मेरे को लोग कहते हैं क्यों भाजपा में चले गए? अरे मैंने गद्दारी तो नहीं की, तुम लोग तो गद्दारी कर रहे हो। कांग्रेस में रह के भी कांग्रेस का विरोध कर रहे हो, तो अपने आप मैंने ये तो नहीं किया ना, मैंने कांग्रेस में रह करके कांग्रेस का विरोध नहीं किया। चुनाव के पहले मैंने घोषणा करके किया, लेकिन ये लोग, और देखिए अभी इसका परिणाम लोकसभा और विधानसभा में आपको दिखेगा, फिर दिखेगा इनके कर्मों का। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से इन लोगों ने घेर के सिद्धार्थ कुशवाहा को महापौर का चुनाव हरा दिया, अब अगर दोबारा अगर विधानसभा की टिकट मिलती है तो सिद्धार्थ कुशवाहा मिलेगी ही नहीं। नहीं, सिद्धार्थ को टिकट मिलेगी, कारण उसका बताता हूं। मैं कांग्रेस पार्टी का सन 70 से पार्लियामेंट्री बोर्ड के निर्णय का एक गवाह रहा हूं। केशव भाई, कांग्रेस में एक नियम है जी, वो नियम ये है कि पहला एक लाइन का प्रस्ताव होता है, और वो ये होता है जितने सिटिंग एमएलए हैं उनकी टिकट नहीं काटी जाएगी, वो फाइनल। मतलब अब उन विधानसभाओं में चर्चा ही नहीं होगी, कोई भी मांगता रहे टिकट। तो कांग्रेस में ऐसा भी इतिहास रहा है कि बहुत सारे एमएलए की टिकट काट भी देते हैं। जैसे आप मैहर में देखिए, कई माने वृंदावन बड़गैया की टिकट काटी। देखिए, वृंदावन बड़गैया को किन्हीं नहीं, मेरा हमारे कहने का, जैसे मान लीजिए जो सिटिंग एमएलए हैं, हाँ, आज सिद्धार्थ कुशवाहा सिटिंग एमएलए हैं, हाँ, लेकिन महापौर का चुनाव हार गए, तो फिर सतना में अभी तक मेरी जो जानकारी है एक ही व्यक्ति की सिटिंग एमएलए की टिकट कटी है जी। बताइए कौन? मैं अरुण सिंह। अरुण सिंह, करेक्ट केशव भाई जी, बहुत सही। 77 से 80 के बीच में सतना शहर से विधायक अरुण सिंह थे, हुकुमचंद जैन को हराया था। जनता पार्टी की लहर में चुनाव जीते 80 में जी। वही अरुण सिंह को टिकट काट के डॉक्टर लालता को दी गई जी। वही एक उदाहरण मालूम है। दूसरी टिकट कटी थी यूपी में मछली शहर से जी। उनका नाम भी अरुण सिंह मुन्ना था जी। वो हम लोगों के टीम के दिल्ली के सदस्य। लेकिन अब मेरा अभी सवाल यह है कि हाँ, सिद्धार्थ कुशवाहा महापौर का चुनाव हार गए, तो क्या उन्हें विधानसभा की टिकट कांग्रेस देगी कि नहीं देगी? जब वो ये कहेंगे कि भाई तुम महापौरी चुनाव हार गए तो तुम टिकट तो सिद्धार्थ कुशवाहा को ही मिलेगी। मान लीजिए उन्होंने कहा कि महापौर के चुनाव में हार गए हूं, मुझे टिकट नहीं चाहिए था। हाँ, नहीं, अगर उनको चुनाव नहीं लड़ना जी, उनको किनको, इनके कहने से नहीं, बोखरी छेरिया ये कि ये हार गए, इनकी टिकट काट दी, इनके कहने की कोई सुनवाई नहीं। हाँ, जब हम शादी नहीं करना चाहते जबरदस्ती आप हमारी लड़की की शादी करा दोगे क्या? अगर विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहेंगे तो फिर बात तब कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। ये कांग्रेस की एक। अच्छा, आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, हाँ, तो आपको कांग्रेस जैसा सम्मान भारतीय जनता पार्टी मिलता है? मिलता है। अच्छा, मिलता है।
अच्छा, हमारे ये भारतीय जनता पार्टी में मैंने एक चीज देखी जो कांग्रेस से हटके है। कांग्रेस में कांग्रेस को निपटाने वाले मित्र आपके खड़े रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी में ये नहीं है। जो भी भारतीय जनता पार्टी में लड़ाई है, कुछ है, इलेक्शन के पहले हो जाती है, मनमुटाव होता है और उसके बाद वो, अच्छा बाप, क्योंकि उसका एक रीजन है जी, जो मैंने यहाँ महसूस किया जी, उसका रीजन है भारतीय जनता पार्टी का संगठन जी, और उस संगठन में भी सुपर आरएसएस जी। तो आप ये मानते कांग्रेस में ऐसा नहीं है। आप मानते हैं कि भाजपा में आरएसएस की सीधे दखलंदाजी है? करीब करीब। लेकिन आरएसएस के लोग ये कहते हैं अगर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति किसी को करनी है तो उसको आरएसएस उसे हाफ पैंट पहनना, माने पहने या ना पहने, उसकी विचारधारा से आपको सहमत होना पड़ेगा। यहाँ क्या है कांग्रेस में मैंने देखा, व्यक्तिवाद है। हाँ, यहाँ व्यक्ति है। अरे तुम राहुल भैया के ग्रुप में नहीं हो क्या, चलो हटो, तुमको कुछ संगठन में पद नहीं मिलेगा, तुमको ये नहीं। भाजपा में ऐसा नहीं है। भले हमको भारतीय जनता पार्टी में कोई पद न मिला हो, लेकिन मान सम्मान इज्जत जो कांग्रेस में नहीं थी वो मिली हमको। तो मान सम्मान इज्जत जो है हम हमारे मित्र देते थे तो कांग्रेस में लोग जलते थे। और उसका उदाहरण बता दें, हमको 2002 में मैंने अपनी लड़की की शादी की और इन्हीं लोगों ने, जिनको मैंने केशव भाई अपने रेस्ट हाउस में ठहराया, उन्हीं लोगों ने मेरी बखिया, मेरी महापौर की टिकट हो जाती जब डॉक्टर BL यादव हुए थे, इन्हीं लोगों ने कटवाई कि अगर मिठाईलाल महापौर बन गया तो इसका तो सिक्का जम जाएगा। जिन लोगों को मैं सुविधा देता था, मेरे पास 18 कमरों का गेस्ट हाउस था भोपाल में, मेरे को जीप मिली हुई थी, सबको स्टेशन से लाना पहुंचाना, अपने रेस्ट हाउस में ठहराना। मेरे रेस्ट हाउस में उस समय राजा राम त्रिपाठी भी ठहरते थे, ब्रजेंद्रनाथ पाठक भी ठहरते थे, तोसन सिंह भी ठहरते थे, लालता खरे भी ठहरते थे। जब ये नहीं रह गए विधायक, इनको कोई पूछने वाला नहीं, मिठाईलाल चौरसिया का गेस्ट हाउस। तो यही लोग मिलके, गिरीश शाह हैं, यही लोग मिलके मेरी महापौरी की टिकट कटवा दी उस समय। अच्छा, आप एक चीज़ ये बताइए कि पिछला जो विधानसभा चुनाव था वो शिवराज सिंह के चेहरे पे लड़ा गया। शिवराज सिंह के चेहरे को सामने रख के भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी। ये तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत थी जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की वो बगावत नहीं है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण ही कमलनाथ की कांग्रेस की सरकार बनी। मतलब आप ये मानते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ही मुख्यमंत्री का चेहरा होने लायक व्यक्ति था? मुख्यमंत्री का चेहरा न बनाते, आप उसको संगठन का अध्यक्ष बना देते, PCC का प्रेसिडेंट बना देते। वो कह क्या रहे थे? जब पत्रकारों ने कमलनाथ से दिल्ली में पूछा एक मुद्दे को लेकर के, सिंधिया जी ने कहा था मैं इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरूंगा। तूने कहा उतर जाए? वो मास्टरों का मुद्दा था या कोई जहां तक मेरे को ध्यान आ रहा है। तो कमलनाथ जी मदान होकर के कहते हैं उतर जाएं, उतर जाएं। तो वो तो नहीं उतरे, तुमको उतार दिए। और आज जो लोग सिंधिया को इसका दोषी कहते हैं, वो लोग दोषी हैं, क्यों? सिंधिया के उन्हीं विधायकों के कारण तो तुम्हारी सरकार बनी। और सिंधिया जब निकल गए, आप सिंधिया का इतना अपमान करोगे, और सिंधिया जब कांग्रेस पार्टी छोड़ दिए तो वो सारे लोग सिंधिया के नाम पे जीतते हैं। वो लोग तो अपने नेता के साथ चले गए। तो सिंधिया ने कोई गद्दारी नहीं की, सिंधिया ने अपने मान सम्मान इज्जत की रक्षा की है। अब मेरा सवाल यह है कि पिछली बार अगर सिंधिया के कारण सरकार बनी कांग्रेस की, हाँ, सिंधिया को सम्मान नहीं मिला, हाँ, हमारा कहने का आशय यह है कि शिवराज सिंह का चेहरा पिछली बार भी सरकार भारतीय जनता पार्टी ने सामने रखा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी, पिछली बार ही नहीं बनी। तो क्या इस बार शिवराज सिंह का चेहरा सामने रखेगी अगर भाजपा, तो क्या ये सरकार बना पाएंगे? देखिए केशव भाई, या आप जो प्रश्न पूछ रहे हो जी, ये मेरे स्तर का नहीं है, मैं अनुमान बता सकता हूँ। हाँ, अनुमान ही, क्योंकि ये निर्णय
तो मोदी जी और अमित शाह को लेना है। पर मेरी जो एक जनता के हिसाब, जनता के बीच का जो ओपिनियन, आप जनता के बीच में रहते हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि शिवराज सिंह का चेहरा देख करके जनता अब ऊब गई है, वो कोई नया चेहरा चाहती है? अब देखिए, ये प्रश्न तो बहुत आप हमसे टेढ़ा करवा रहे हो, लेकिन मैं अपनी अनुभव के आधार में ये बता सकता हूँ जी, अनुभव के आधार में जो मैंने राजनीतिक जीवन में अनुभव प्राप्त किया है जी, वो ये है कि चुनाव तो शिवराज सिंह चौहान के ही नेतृत्व में होगा, मुख्यमंत्री नहीं बदलेगा। कारण ये है जी कि आप जैसे ये अनुमान लगा रहे हैं जी, कि चेहरा बदल करके सिंधिया को ला करके करें, माफ करिए, सिंधिया जी आएंगे तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो दिया छाप से लेकर नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में शिवराज सिंह चौहान के अलावा भी कैलाश विजयवर्गीय हैं, नरोत्तम मिश्रा हैं, गोपाल भार्गव जैसे उनसे ज़्यादा सीनियर लीडर हैं। इतना बड़ा रिस्क भारतीय जनता पार्टी नहीं लेगी, मेरे अनुभव कहता है। और चुनाव मेरे ख्याल से तो शिवराज सिंह चौहान के ही नेतृत्व में होगा। और एक बात और आपको बता देता हूँ, अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया जो ग्वालियर डिवीज़न और वो मध्य भारत है जी, अगर ईमानदारी से उनके सारे लोग काम करेंगे तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। कांग्रेस स्वप्न देखना छोड़ दे। कांग्रेस ने अभी क्या किया है, कांग्रेस की पद यात्रा निकाली है जी, कन्याकुमारी से लेके ये कश्मीर तक जाएंगे जी। और मेरी नज़र में तो ये कांग्रेस जोड़ो यात्रा नहीं है, ये तो कांग्रेस छोड़ो यात्रा है। 3 दिन हुआ, 8 विधायक गोवा के, 8 विधायक मुख्यमंत्री सहित जो है कांग्रेस छोड़ दिए। ये एक जो दिल्ली में इनका जो मीडिया ग्रुप बैठा हुआ है जी, राहुल गांधी सामान्य लोगों से नहीं, वो एक काकस से घिरा हुआ व्यक्ति है और वो काकस जो समझा देता है वही वो कर देते हैं, वही वो करता है। उस काकस ने समझा दिया कि इस इलेक्शन के दौरान आप पदयात्रा निकालो, रोज़ हाईलाइट होगे, रोज़ जो है टीवी में आओगे, रोज़ न्यूज़ छपेगी, विज्ञापन में जो पैसा खर्चा करना पड़ता है वो नहीं करना पड़ेगा और आप राहुल में होके, ये उनको किसी ने समझाया होगा तो कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी। अरे कांग्रेस को बचाओ, जोड़ने की जरूरत नहीं है, जोड़ने की जरूरत नहीं है। जो कांग्रेस है उसको बचाओ। मैंने इंदिरा गांधी का समय देखा है, मैंने वो समय भी देखा है जब जगजीवन राम कांग्रेस बनी, मैंने वो समय भी देखा है कि उस समय संगठन में किस तरह से जोड़ा जाता था। आज तो मतलब रोज कोई न कोई एक आदमी, गुलाम नबी आजाद चले गए, हाँ, छोड़ रहे हैं लोग बाग कांग्रेस, आप किसी से जो है बात नहीं कर रहे हो। तो इस समय कांग्रेसियों को चाहिए कि वो अपनी ही पार्टी को जोड़े रहे तो बड़ी कृपा करेंगे कांग्रेस के ऊपर। बाकी अब नया आदमी जुड़ने वाला नहीं है। और मध्य प्रदेश में तो क्या है, दिग्विजय सिंह के रहते कांग्रेस की सरकार बन नहीं सकती। दिग्विजय सिंह इस पूरे सूत्रधार है। मैंने कुल मिला के कांग्रेस को, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को खत्म करने का काम दिग्विजय सिंह और दिग्विजय सिंह कंपनी। तो चलिए चौरसिया जी, आप आए हमारे स्टूडियो में और राजनीतिक चर्चा जिस तरीके से हुई, निश्चित तौर पर विशाल खबर के दर्शकों की आपके चर्चा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप हमको जो है 1969 और 1970 में लौटा दिए, उनकी यादें ताज़ा करा दी। बहुत से जो आज मतदाता हो गए हैं जी, वो जानते नहीं। हाँ, कि 1969 और 70 मिठाई लाल चौरसिया को सतना में वही आदमी जानेगा जो 60 साल से ऊपर होगा। जी, मेरा समय जो था, बिना पद में होते हुए भी मैंने आवास संघ के माध्यम से सतना में करोड़ों रुपया का फाइनेंस किया जी। लोग मकान बना लिए। सत्येंद्र शर्मा प्रिंसिपल साहब, निरंजन शर्मा, ना मालूम कितने लोगों को मैंने यहाँ मकान, यहाँ भर नहीं,
मैंने 36 उस समय मध्य प्रदेश एक हुआ करता था, रायपुर, बिलासपुर, उज्जैन, रायपुर, इन सारी जगह हमने लोगों की मदद की है, किसी से घूस नहीं खाया जी। यहाँ जितने लोनी मेंबर हैं आप किसी से भी जानकारी ले लो, कोई एक आदमी मिल जाए कि मिठाई लाल ने घूस खाया है। उस समय जो आया मेरे पास 60,000 80,000 मकान बना है, बने बनाए मकान में मैंने रिपोर्ट लगा दी, प्लेन तक बना है। तो ये सब किया, सेवा हमने जनता की सेवा किया है, जनता को लूटा नहीं। अर्जुन सिंह को मैंने 77 में भी देखा है और एक फिएट गाड़ी में दिल्ली में मूवमेंट होता था, अपोजिशन के नेता थे वो। और साहब आज देखिए कोई भी गाड़ी लॉन्च होती है वो अजय सिंह राहुल के पास पहले आती है, इतनी गाड़ियां हैं। अर्जुन सिंह एक संगठक था, मैं अर्जुन सिंह का भक्त हूं, बल्कि उनको अपना गुरु मानता हूं। अर्जुन सिंह ने जिस ढंग से मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए काम किया, भगवान सद्बुद्धि दे, ये वो भी अपने पद चिन्हों पे चल के क्यों छोड़ते जा रहे हैं? अर्जुन सिंह के ही लोग सब जो है इनको छोड़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।